Good morning students. Now this is the next video of chapter 7 class 11th sources of business finance. अभी तक हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो था डिबेंचर्स के बारे में. अब नाउ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर. तो क्या क्या डिफरेंसेस है शेयर्स और डिबेंचर्स के बीच में, ये हमको इस वीडियो में देखना है. तो पहला इसमें शेयर्स और डिबेंचर्स में डिफरेंस बता रहा है वो क्या है कि जो शेयर्स होता है वो ओनर्स कैपिटल होता है. इनका नेचर जो है ओनर्स कैपिटल है, इनका क्या है बोरोड फंड है. ठीक, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं ओनर्स फंड और बोरोड फंड के नाम से. देन ये इनका स्टेटस क्या होता है, शेयर्स होल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी, मैंने बता चुका है. एंड डिबेंचर्स होल्डर आर दी क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. Then next is voting right. Shareholders get the voting right. Debenture holders does not have any voting right. तो अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है शेयर्स और डिवेंचर्स के तो आप आराम से कर सकते हैं. बेसिक कंसेप्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है, जहाँ पर हल्की सी मीनिंग दी है और फीचर्स दिए हैं इस पूरे चैप्टर में. आपको बस शेयर्स और डिवेंचर्स के कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है, तो डिफरेंस निकालना आपके लिए ईजी हो जाएगा. आप जैसे ओनर्स फंड है, ओनर्स यानी कि दे आर दी ओनर ऑफ द कंपनी, दैट्स वाई दे आर दी ओनर फंड नोन एज दी ओन फंड. अब ये बोरोड फंड क्यों, क्योंकि जो डिबेंचर्स होल्डर्स हैं दे आर दी क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, इसलिए ये बोरोड फंड में आते हैं. देन शेयर होल्डर्स आर नोन एज ओनर ऑफ द कंपनी. ओनर मैंने आपको बता चुका है, ये क्रेडिटर है. तो इनके पास वोटिंग राइट होते हैं, और मगर डिबेंचर होल्डर्स के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होते. ओनली बिकॉज जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास वो ओनर्स होते हैं, इसलिए उनके पास वोटिंग राइट होता है. डिबेंचर होल्डर्स कोई ओनर्स नहीं होते, इसलिए उनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता. ना ही वो कंपनी के किसी भी मैटर में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ना ही इंटरफेयर कर सकते हैं. फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कंट्रोल. शेयर होल्डर्स कंपनी को कंट्रोल कर सकते हैं, डिबेंचर होल्डर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है राइट टू रिटर्न. राइट टू रिटर्न में क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर को अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पर रिटर्न की बात करें तो शेयर होल्डर को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है. इनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है. तो ये जो है इक्विटी शेयर होल्डर, इनके पास कोई राइट नहीं है कि ये जाके किसी के अगेंस्ट, किसी कंपनी के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन ले. ओनली बिकॉज इनकी कोई रेगुलर रिटर्न नहीं होती, बिकॉज दे आर दी ओनर. तो अगर ओनर्स को प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में तब तो रिटर्न मिलेगा. एंड आफ्टर मेकिंग पेमेंट टू अदर एक्सपेंसेस, दैन जो रेसिडुअल अमाउंट बचेगा उसी को आप डिविडेंड के तौर पे इक्विटी शेयर होल्डर को दे सकते हैं. बट डिबेंचर होल्डर्स में क्या होता है, डिबेंचर जो होल्डर्स होते हैं उनके लिए ये है कि अमाउंट अगर चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, किसी साल लॉस भी होगा तभी भी आपको इंटरेस्ट आपको लौटाना पड़ेगा डिबेंचर होल्डर्स का. नेक्स्ट पॉइंट आते हैं सिक्योरिटी. सिक्योरिटी शेयर्स के लिए कोई सिक्योरिटीज़ नहीं होती है. मैंने आपको पहले कंसेप्ट में बताया था कि शेयर होल्डर्स होते हैं इनके पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती. एज अ मॉड यानी कंपनी जो होती है वो शेयर जब इशू करती है तो उसके सिक्योरिटी के तौर पे कुछ नहीं रखती, यानी कि कुछ भी मॉर्गेज नहीं करती. डिबेंचर होल्डर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स होल्डर्स वो होते हैं जहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है जहाँ पर कुछ डिबेंचर्स ऐसे होते हैं जिनको मॉर्गेज किया जाता है, यानी कि इनके लिए कुछ ना कुछ से एसेट रखा जाता है. उनको हमने टाइप्स में पढ़ा है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड. जो सिक्योर्ड डिबेंचर होते हैं उनके अगेंस्ट में हम कुछ ना कुछ मॉर्गेज करते हैं. वो मॉर्गेज एसेट हो सकता है, वो मॉर्गेज सिक्योरिटीज़ हो सकती है, एनीथिंग, यानी कि जो भी कंपनी मॉर्गेज करना चाहती है उसे एज अ सिक्योरिटी दे सकती है. देन नेक्स्ट रिडम्पशन. एक्सेप्ट रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर, नो अदर शेयर्स आर रिडीम. हमने बात की थी शेयर्स कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं. तो जो 2 तरह के शेयर्स होते हैं उसमें ये चीज़ साफ साफ बताई गई है, जो भी शेयर्स हैं उनका वो रिडीमेबल सिर्फ प्रेफरेंशियल शेयर ही होते हैं, यानी कि रिडीम. इक्विटी शेयर होल्डर रिडीम नहीं होते हैं. जब तक कि वाइंड अप नहीं होता तब तक वो रिडीम नहीं होंगे. अब जब वाइंड अप की बात करते हैं तो वाइंड अप में भी पहले प्रेफरेंस को दिया जाएगा, पहले डिबेंचर्स को दिया जाएगा, देन प्रेफरेंस, और तब अगर कुछ अमाउंट बचता है तब इक्विटी को दिया जाएगा. तो रिडम्पशन में यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि प्रेफरेंस शेयर में ही रिडम्पशन होता है, इक्विटी में नहीं होता है.
डिवेंचर्स में क्या होता है, डिवेंचर अपने आप ही एट द फिक्स मैच्योरिटी पीरियड के बाद, आफ्टर द फिक्स पीरियड और आफ्टर द मैच्योरिटी, वो क्या होते हैं, आराम से रिडीम हो जाते हैं या आपको पेमेंट मिल जाता है आफ्टर द मैच्योरिटी। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, रिस्क। ओके, शेयर होल्डर में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, प्रेफरेंस में इतना रिस्क, डिवेंचर्स में रिस्क नहीं होता क्योंकि उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ मॉडगेज करते हैं। मगर उसमें भी जो और डिवेंचर्स हैं, यानी कि कन्वर्टेबल है, इनकन्वर्टेबल है, रिडीमेबल है, इनरिडीमेबल, तो इनमें मॉडगेज के चांसेस कम होते हैं, तो देयर इज़ अ चांसेस ऑफ रिस्क इन डिवेंचर ऑल्सो, बट एज़ कम्पेयर टू शेयर होल्डर्स दे हैव अ लेस और मिनिमम चांसेस ऑफ रिस्क। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कमर्शियल बैंक। ओके, कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? आपने देखा होगा जो भी बैंक्स आपके इर्द गिर्द हैं या जो भी बैंक्स आपके अगल बगल हैं या जहाँ पर आपका अकाउंट है, जहाँ पर आपका अकाउंट है, आपने नोटिस किया होगा कि इन्हें हम कमर्शियल बैंक के नाम से जानते हैं। तो कमर्शियल बैंक सारे बैंक होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो नेशनलाइज हों, यानी कि और ज़रूरी नहीं इसमें गवर्नमेंट डील करे या गवर्नमेंट के अंडर हो। तो ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं जो कि कमर्शियल बैंक्स में आते हैं, जैसे कि HDFC ऑल्सो इज़ अ कमर्शियल बैंक, बट दैट इज़ अ प्राइवेट बैंक। और अगर हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की या बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, इलाहाबाद बैंक की बात करें, तो ये कैसे बैंक है? ये बैंक है नेशनलाइज बैंक, यानी कि गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करता है। अब देखिए यहाँ पर दिया है कि कमर्शियल बैंक ऑक्यूपाई अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन एज दे प्रोवाइड फंड फॉर डिफरेंट पर्पस एंड डिफरेंट पीरियड। ये बता रहा है कमर्शियल बैंक क्या है, ये ऑक्यूपाई करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेस फंड्स की डिफरेंट पर्पस के लिए, यानी कि डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए, डिफरेंट पर्पस के लिए। फर्म्स ऑफ ऑल साइज कैन अप्रोच कमर्शियल बैंक। किसी भी साइज़ के फर्म कमर्शियल बैंक को अप्रोच कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मीडियम वाले करेंगे, ऐसा नहीं कि शॉर्ट वाले करेंगे, और ऐसा नहीं कि लार्ज वाले करेंगे। General commercial bank provide short-term and medium-term loan, but nowadays they have started giving long-term loan against security. ये बता रहे हैं कि जो कमर्शियल बैंक है वो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड करता है, बट आजकल इतना अच्छी फैसिलिटी हो गई है, बैंक इतना आगे बढ़ चुका है, इतना डेवलप कर चुका है कि वो लॉन्ग टर्म लोन पे भी डील करता है, मगर कुछ ना कुछ सिक्योरिटी लेने के बेस पे, यानी कि सिक्योरिटी कुछ ना कुछ होगी तभी वो डील करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। फिर आते हैं फीचर्स पे। फीचर्स में देखिए पहला पॉइंट दिया है, बैंक्स प्रोवाइड फंड्स टू फर्म एज एंड व्हेन। जब भी फर्म्स को फ़ंड चाहिए होगा, बैंक उन्हें तुरंत फंड्स प्रोवाइड करेगी, यानी कि जिस भी टाइम पे एज अ कंपनी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी या पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, आपको बैंक प्रोवाइड करेगी, क्योंकि वो बैंक वर्क ही आपके लिए करती है। तो आपको अगर ज़रूरत है पैसे की तो वो आपको प्रोवाइड करेगी। द बैंक कीप्स द इंफॉर्मेशन ऑफ borrower confidential and the business can maintain its source of fund। तो ये बता रहा है कि बैंक जो है सारी अपनी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखता है, जितनी भी वो कंपनी के साथ डीलिंग करता है। द बिजनेस कैन मेंटेन इट्स सीक्रेसी। बिजनेस अपनी सीक्रेसी को भी मेंटेन रखता है, इसलिए मेंटेन रखता है क्योंकि बिज़नेस को कंपनीज़ के साथ काम करना होता है, तो कंपनीज़ उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम जो आपके साथ काम करेंगे आपको वो पूरा सीक्रेट रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रिवील आउट करेंगे इससे कंपनी को नुकसान होगा, तो कंपनी अपने डेट को पे ऑफ नहीं कर पाएगा। देन आते हैं, no formality of issue prospectus etc are required, so it is very easy and economical source of fund। ये बता रहा है कि कोई भी किसी भी तरह की फॉर्मेलिटी नहीं होती है कमर्शियल बैंक में, जैसे कि इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस से उन्हें कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ बैंक की गुडविल देख के बैंक को जो भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होती है वो प्रोवाइड कर देती है। फिर आते हैं नेक्स्ट,
इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ लोन अमाउंट, कैन बी इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि कभी भी आपकी इच्छा के अनुसार एज अ फर्म आप कभी भी अपने लोन को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। ये मतलब कि एक तरह से फ्लेक्सिबल है कि ये नहीं कि आपने एक साल लिया है लॉन्ग टर्म लोन तो नेक्स्ट ईयर भी आप लॉन्ग टर्म लोन लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको शॉर्ट टर्म लोन की ज़रूरत है तो आपको शॉर्ट टर्म लोन भी प्रोवाइड किया जाएगा जब आपकी रिक्वायरमेंट होगी तब। यानी कि बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है कमर्शियल बैंक। ये आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैसा विदाउट फॉर्मेलिटी यानी कि विद लेस फॉर्मेलिटी आपको कैश प्रोवाइड कर देता है, जिससे कि आप अपने बिजनेस को रन कर सकें। देन नेक्स्ट, फंड आर जनरली अवेलेबल फॉर अ लॉन्ग शॉर्ट पीरियड। मेनली जो बैंक्स फंड्स प्रोवाइड करता है वो शॉर्ट पीरियड्स के लिए होता है, जस्ट बिकॉज जो फंड्स हैं वो क्या है आपके पास अवेलेबल हैं। तो अगर बिजनेसमैन बैंक से फंड्स लेता रहेगा तो एट द एंड क्या होगा, बैंक खाली हो जाएगा, बैंक भी डेट में आ जाएगा, इंसॉल्वेंट हो जाएगा। तो वो शॉर्ट पीरियड के लिए आपको देता है कि जितनी जल्दी आप लोन ले रहे हो उतनी जल्दी मुझे वापस करो, जिससे कि हम फ्यूचर में आपको और लोन दे सके और अदर पीपल जो है उनको भी हम लोन, जितने कस्टमर्स हैं उनको रिक्वायरमेंट है तो उनको भी लोन प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट आते हैं, बैंक मेक डिटेल इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ कंपनीज अफेयर एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बिफोर इशू द लोन। ये सारे बैंक्स करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कमर्शियल बैंक करता है। जो भी बैंक है, चाहे नेशनलाइज हो चाहे प्राइवेट बैंक हो, अगर बैंक में से आप लोन मांगने गए हैं तो पहले बैंक सारे इन्वेस्टिगेशन कर लेता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। जस्ट बिकॉज इसलिए वो करता है क्योंकि अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है तो कंपनी को फंड नहीं प्रोवाइड करेगा। ओनली बिकॉज अगर कंपनी को उन्होंने फंड दे दिया, कल को कंपनी पैसा ही नहीं वापस करेगी तो बैंक तो डेट में चली जाएगी ना, बैड डेट में चली जाएगी या फिर इंसॉल्वेंट होने की नौबत आ जाएगी, वाइंडिंग अप पे आ जाएगी। इसलिए बैंक जब भी कोई डिसीज़न लेती है फंड्स ट्रांसफ़र का या लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करने का, तो बहुत तरह की फॉर्मेलिटीज़ को करने के बाद ही ऐसा कुछ लोन प्रोवाइड करती है, जिससे कि बैंक को भी नुकसान ना हो और उन्हें खुद को भी नुकसान ना हो। इन केस नेक्स्ट पॉइंट, इन सम केस बैंक्स में पुट रिस्ट्रिक्शन एंड डिफ़िकल्ट टर्म्स ऑफ कंडीशन। कभी कभी क्या होता है, बैंक्स इतने ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ से भरे होते हैं कि किसी किसी केस में बैंक्स बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा देता है और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर टर्म्स एंड कंडीशन। जैसे कि अगर हमको होम लोन लेना है तो बैंक की बहुत सारी, नेशनलाइज बैंक की बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ है, जैसे कि लोन आपके बैंक जो हाउस है या जो प्रॉपर्टी है या जो लैंड है जिसको आपने लिया है, जहाँ पर आप घर बनाना चाहते हैं, वो लैंड आपके नाम पे हो। उसके अलावा आपको 80% तक ही पेमेंट मिलेगा, 20% आपको खुद करना पड़ेगा। उसके अलावा सारे डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे, अपनी बैंक की स्टेटमेंट से लेकर एवरीथिंग, जिसका भी काम या लिंक लोन से हो सकता है उन सबको वो सबमिट करेंगे। तो बैंक की बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और डिफ़िकल्ट टर्म्स एंड कंडीशन होती है। इससे लोग क्या करते हैं, मेनली ले नहीं पाते। तो पर कॉमर्शियल बैंक अपने रूल से बंधा हुआ है। आरबीआई ने जो रूल्स बनाए हैं उनको फॉलो करना ही पड़ेगा उनको। तो आज हमने कॉमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ा। अब कॉमर्शियल बैंक सीधी सी बात है, आपको शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड करता है, पर आज के एरा में लॉन्ग टर्म लोन भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि अब एरा चेंज हो रहा है। तो अब हमने पढ़ा क्या कि आज बैंक से पैसे लेने बहुत आसान है, यानी कि लोन आप इजीली रेज कर सकते हो। बैंक किसी भी तरह, बैंक सारी इन्फॉर्मेशन जितना आपने लोन लिया है, जो भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको रिवील आउट नहीं करेगा। जो भी फॉर्मेलिटी है इशू की, प्रॉस्पेक्टस की, तो वो प्रॉस्पेक्टस नहीं मांगता, तो ईज़िली आप फंड्स को रेज़ कर सकते हो। और बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म जिस तरह का लोन आपको चाहिए प्रोवाइड कर देता है। फंड्स आर जनरली अवेलेबल फॉर शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए इसलिए होता है कि जैसे जितनी जल्दी रिटर्न होता रहेगा पैसा, उतनी जल्दी हम और लोगों को और कस्टमर को भी डील कर सकते हैं, लोन दे सकते हैं। बैंक में डिटेल इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ कंपनी अफेयर, बैंक सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही लोन प्रोवाइड करता है अपने किसी भी कंपनी को जिनकी गुडविल अच्छी हो, पर वो सारी फॉर्मेलिटीज़ ले लेगा, उसके बाद ही इशू करेगा। दैन इन सम केस बैंक में
पुट रिस्ट्रिक्शन एंड डिफ़िकल्ट टर्म्स एंड कंडीशन, किसी किसी केस में क्या होता है बैंक रिस्ट्रिक्शन बहुत लगाता है, डिफ़िकल्ट कर देता है टर्म्स एंड कंडीशन को। तो ये भी एक बैंक के साथ दिक्कत है कि बैंक रिस्ट्रिक्शंस बहुत लगाता है, तभी इशू करता है किसी भी तरह का लोन। थैंक यू।